So this is the question in front of us. Let's have a look on this question. The cash flow of two mutually exclusive projects are as under. दो प्रोजेक्ट्स दिए हैं P और J और उनके कैश फ्लोज दिए हैं. पहला प्रोजेक्ट अगर आप देखेंगे तो 6 साल का है और सेकंड प्रोजेक्ट अगर आप देखेंगे तो सिर्फ 3 साल का है और कैश फ्लोज भी दिए हुए. क्या निकालने बोला है? देखो, एस्टिमेट द नेट प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द प्रोजेक्ट P एंड J यूजिंग 15% एज द हर्डल रेट. पहले तो एनपीवी निकालना है दोनों प्रोजेक्ट का. एस्टिमेट द इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न ऑफ द प्रोजेक्ट P एंड J. अब इन दोनों का IRR भी निकालना है. थर्ड थिंग उन्होंने पूछा, व्हाई देयर इज अ कॉन्फ्लिक्ट इन प्रोजेक्ट चॉइस बाय यूजिंग एनपीवी एंड IRR क्राइटेरिया. वो थर्ड में हम बाद में जाएंगे और फोर्थ भी हम बाद में देखेंगे. पहले ये दो चीज़ें निकाल लेते हैं. लेट्स हैव अ लुक कि प्रोजेक्ट P और J की एनपीवी और IRR कितना. ठीक है, सो प्रोजेक्ट P हम यहाँ ले लेते हैं. ईयर, कैश फ्लोज, प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर एट कितना परसेंट उसने बोला, 15% और प्रेजेंट वैल्यू. सो 6 साल का है ये, तो 0 1 2 3 4 5 6. प्रोजेक्ट J, ईयर, कैश फ्लोज, प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर एट 15%, प्रेजेंट वैल्यू सॉरी 3 ही साल का. कैश फ्लोज ले लेता हूँ. 40 13 8 14 12 11. और लास्ट में 15,000. और यहाँ देख लो 20 7 13 12. सो 1 1 0.870, 0.756, 0.658, 0.572, 0.497 और 0.432, 0.870, 0.756 और 0.658. प्रेजेंट वैल्यू 40,000, 11,310, 6048, 9212, 6864, 5467, 6480 और ये एनपीवी. $5,381 एनपीवी. इसका भी कैलकुलेट कर लेते हैं. 6090, 9828, 7896, 3814. दिस इज एनपीवी. दोनों का एनपीवी आ गया. ठीक है, सो पहला क्वेश्चन तो आपका सॉल्व हो गया. सेकंड क्वेश्चन बोलता है IRR. और हम IRR कैसे निकालते हैं? IRR हम निकालते हैं ट्रायल एंड एरर मेथड से. तो हमको IRR पे
पर्पस क्या होता है, एनपीवी ज़ीरो आनी चाहिए। यहाँ पॉजिटिव आ रही है, ठीक है, हमको 2 एनपीवी लगती है। जब हमको 0 एनपीवी चाहिए रहती है ना, तो हम क्या करते हैं, एक रेट लेते हैं जिस पे पॉजिटिव एनपीवी आती है, एक रेट लेते हैं जिस पे निगेटिव एनपीवी आती है। तो इन 2 एनपीवी के बीच में ही 0 एनपीवी होती है, तो इन 2 रेट के बीच में ही मेरा आईआरआर होगा। तो इंटरपोलेशन यूज़ करते हैं उस टाइम पे। सो एक रेट हमने ऑलरेडी ले लिया 15% से, प्रेजेंट वैल्यू और एनपीवी कितनी आ रही है। हम एक काम करते हैं और एक रेट लेते हैं यहाँ पे, मैं यहाँ ले लेता हूँ प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर एट 20% और प्रेजेंट वैल्यू, ठीक है। सो मैं 20% के भी फैक्टर्स ले लेता हूँ अब। 1, 0.833, 0.694, 0.579, 0.482, 0.402 और लास्ट में 0.335। So this is minus 40,000, 10,829, 5552, 8106, 5784, 4422, 5025, तो ये आता है -282, यानी आ गया इन दोनों के बीच में कहीं तो भी निगेटिव एनपीवी है, सॉरी 0 एनपीवी है। 0 एनपीवी किसके नज़दीक है, इसके नज़दीक है। तो आप बोल सकते हो कि कहीं ना कहीं मेरा आईआरआर ये 20% के नज़दीक ही आएगा, ज़्यादा दूर नहीं है, 19 पॉइंट समथिंग आएगा देखना, क्योंकि 0 इसके नज़दीक आ रहा है, इससे तो बहुत दूर है। चलो हम एक काम करते हैं, अब यहाँ पे भी कैलकुलेट कर लेते हैं, प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर एट 20%, तो 1.833, 0.694 और 0.579। सो प्रेजेंट वैल्यूज़ आ जाएगी यहाँ पे -20,000, 7,000 इंटू 0.833 इज़ 5831, 13,000 इंटू 0.694 इज़ 9022 और 12,000 इंटू 0.579 इज़ कहाँ गया 6948। इस पे अभी भी पॉजिटिव आ रहा है 1801, लेकिन इसके काफ़ी नज़दीक है। आप बोल सकते हो आपने 5% रेट बढ़ाया तो तकरीबन सिर्फ 2,000 से वैल्यू कम हुई है, 2,000 रुपये से वैल्यू कम हुई है। आपको एक और रेट लेना है, आप एक और रेट ले लो, प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर, ताकि निगेटिव एनपीवी आ जाए। इस बार रेट आप थोड़ा सा ज़्यादा लो, सिर्फ 5% का मत लो, क्योंकि और 5% बढ़ाओगे तो 1800 से कम नहीं होने वाली, यहाँ से तो 2000 से कम हुई है, तो तकरीबन मेरे हिसाब से 1500-1600 ही कम होएगी। अंदाज़ा है बस, और कुछ नहीं, इसलिए ऑन अ सेफर साइड 0.781, 0.610, 0.477। So this is 20,000, 7,000 into 0.781 is 5467, 7930, 5724, -879 यहाँ पे आ रहा है। तो कहीं ना कहीं इन दोनों के बीच में 0 एनपीवी है, तो 20 और 28 के बीच में ही मेरा आईआरआर है। अब हमको क्या करना है, बहुत ही सिंपल सी चीज़ है, इंटरपोलेट करते हैं और फाइनल आंसर निकालते हैं। सबसे पहला आंसर मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, प्रोजेक्ट पी और एनपीवी। पी का है मेरा 5381 और जे का है 3814। आईआरआर पी के लिए देखो
पी का यहाँ आ जाएगा, जे का यहाँ आ जाएगा, वर्किंग नीचे ले लेता हूँ मैं दोनों की। दो रेट है 15 और 20%, ठीक है। 15% और 20%। 15% पे अमाउंट आती थी 5381 और 20% पे आती है -282। तो इसका मतलब देखो क्या होता है कि अगर मैं 5% मेरे को मिलेंगे, मेरे को एक्स्ट्रा 5% मिलेंगे 15 के ऊपर, अगर मैं 5381 से 282 तक गया तो। सो 5381 से नीचे गिरोगे, नीचे गिरोगे, नीचे गिरोगे, नीचे गिरोगे, 5381 स्टेप्स नीचे जाने के बाद 0 आएगा और 282 स्टेप्स नीचे जाने के बाद 282 आएगा। सो टोटल में आपने कितनी स्टेप्स कवर की? 5663। सिर्फ स्टेप्स मैटर करती है, लेकिन आपको 282 नहीं चाहिए एनपीवी। एनपीवी कितनी चाहिए आपको? 0 चाहिए। तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस इज ओनली 5381। सो कम से कम रेट कितना है? 15%। 5% मिलेगा 5663 स्टेप्स चलने पे, तो 5381 स्टेप्स चलने पे कितना मिलेगा? 19.75% is your IRR. 19.75% is your IRR. सेम इस केस में करते हैं, यहाँ दो रेट लेते हैं 20 और 28। 20% पे एनपीवी कितनी थी? 1801 और 28 पे कितनी है? -879। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि भाई 1801 प्लस 879, इतने स्टेप अगर आप आगे चलो ना 2680, तो आपको 8% मिलेंगे। लेकिन आपको 1801 से सिर्फ 0 पे आना था, यानी कितने स्टेप चलने थे? सिर्फ 1801 स्टेप्स नीचे आना चाहिए था। सो कम से कम रेट है 20 प्लस 8% और मिलेगा अगर 2600, वर्डिंग्स पे ध्यान देना, कम से कम रेट है 20, 8% और मिलेगा अगर 2680 स्टेप चले तो 1801 स्टेप चलने के लिए कितना मिलेगा? 25.38%। दिस इज IRR। सो ये पहले दो क्वेश्चन के तो आपके आंसर निकल गए। अब देखो ध्यान से, अगर आप रैंकिंग करने जाओ, ठीक है, सो रैंकिंग करने जाओ तो रैंक पहले एनपीवी में इसको आता है और बाद में इसको आता है, लेकिन आईआरआर में रैंकिंग करने जाओ तो पहले इसको आएगा और बाद में इसको आएगा। सो यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट आ रहा है रैंकिंग का। यही अब थर्ड क्वेश्चन पूछ रहा है। थर्ड क्वेश्चन में फिर से पढ़ता हूँ, व्हाई देयर इज अ कॉन्फ्लिक्ट इन द प्रोजेक्ट चॉइस बाय यूजिंग एनपीवी एंड आईआरआर क्राइटेरिया। एनपीवी क्राइटेरिया यूज करोगे तो आप कौन सा प्रोजेक्ट चूज कर रहे हो? पी, जबकि आईआरआर प्रोजेक्ट, आईआरआर के हिसाब से प्रोजेक्ट जे आ रहा है। तो क्यों ऐसा कॉन्फ्लिक्ट आ रहा है ये आपको बताना है, वाई देर इज अ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन दिस। सो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ कुछ चीजें। कॉन्फ्लिक्ट इज ड्यू टू reinvestment rate assumption। मैं बताता हूँ क्या होता है। जैसे एनपीवी अगर आप कंसिडर करते हो ना, तो उसका मतलब क्या होता है पता है? जब ये 13,000 आ रहा ना, तो मैं उसको 15% पे ही वापस री इन्वेस्ट करूंगा। जब 14,000 आएगा उसको 15% पे ही वापस री इन्वेस्ट करूंगा। 15% इज द कॉस्ट ऑफ कैपिटल टू द कंपनी। लेकिन आईआरआर में क्या होता है कि जितनी भी कैश फ्लोज आएगी वो मैं ये आईआरआर वाले रेट पे इन्वेस्ट करूंगा। सो दोनों का जो री इन्वेस्टमेंट करने का जो अजम्पशन है, एनपीवी के हिसाब से ये 13,000 15% से री इन्वेस्ट होता है, आईआरआर के हिसाब से यही 13,000 19% से री इन्वेस्ट होगा। यार ऐसा तो हो ही नहीं सकता ना। प्रैक्टिकली सोचो, आप इस प्रोजेक्ट पे 19% कमा रहे हो, इसका मतलब हर प्रोजेक्ट पे 19% कमाओगे ऐसा है? नहीं। ये कैश फ्लो इस प्रोजेक्ट पे आ गए, कहीं और इन्वेस्ट करने जाओ, ये 13,000 रुपए के आपको कोई 19% देगा? जरूरी है? नहीं। इस प्रोजेक्ट में इनकम है ये 19 की, दैट डजंट मीन कि हर कोई आपको 19% देगा। सो आईआरआर पे री इन्वेस्टमेंट करना इज नॉट प्रैक्टिकल अजम्पशन, बट कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज 15%। कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज 15%, मतलब कहीं और से पैसा लेके आने पे कॉस्ट कितनी लग रही है? 15%। सो 13,000 रुपए अगर मैं कहीं और इन्वेस्ट करूं तो कम से कम 15% मैंने उस पर अज्यूम करना चाहिए। दिस इज प्रैक्टिकल, क्योंकि मार्केट का ही रेट है 15%। ये 20% 19% अपना रेट है। अपने रेट पे दुनिया भर में इन्वेस्टमेंट कर नहीं सकते।
लेकिन दुनिया भर के रेट पे दुनिया भर में इन्वेस्टमेंट कर सकते हो. सो दैट इज व्हाट द डिफरेंस इज. कॉन्फ्लिक्ट इज ड्यू टू री इन्वेस्टमेंट रेट अजम्पशन. एनपीवी assumes cash flows are reinvested at cost of capital KO. ठीक है, KO KE जो भी ले लो जो कि 15% था. while या whereas IRR assumes reinvestment at IRR itself. चौथा आइटम लो. जब ऐसा क्राइटेरिया, ऐसी सिचुएशन आती है तो वो बोलता है कि कौन सा प्रोजेक्ट सबसे बेस्ट है. इन दिस सिचुएशन we should use equal annualized criteria. मतलब हम अब क्या करेंगे, देखो एनपीवी को एनुअल एनपीवी में बदलेंगे. कैसे कैलकुलेट होता है देखो. इक्वेटेड एनुअल एनपीवी इज नथिंग बट जो भी टोटल एनपीवी आई है डिवाइडेड बाय प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी फैक्टर. मतलब ये जो 5381 आई है, कोई 1 साल का, 2 साल का, 5 साल का, 3 साल का, कितने साल का है, ये टोटल पूरे 6 साल का है. और ये भी जो 3814 है पूरे 3 साल का है. अब आप 6 साल का और 3 साल का बेसिस बना ही नहीं सकते. कैसे, कौन सा प्रोजेक्ट चूज करना. बोलो, आप बोलोगे प्रोजेक्ट पी चूज करना चाहिए. अरे सही बात है, ये 6 साल का प्रोजेक्ट था इसलिए ज़्यादा एनपीवी आई, इसमें साल ही कम दिया आपने इसलिए एनपीवी कम आई. तो बेसिस ही गलत है, बेसिस ही गलत है. इसमें 6 साल का बेसिस, इसमें 3 साल का बेसिस. तो बेसिस सेम करना पड़ेगा. तो आप एक काम करो, पर ईयर एनपीवी निकालो दोनों केस में. पर ईयर एनपीवी. सो कोई भी कैश फ्लो को अगर एन्युटी फैक्टर से डिवाइड करते हो तो एन्युटी निकलती है. एन्युटी, कोई भी कैश फ्लो को एन्युटी फैक्टर से डिवाइड करने के बाद एन्युटी निकलती है, वो होती है हर साल की फिगर. तो इस एनपीवी को अगर एन्युटी फैक्टर से डिवाइड करूँ तो हर साल की एनपीवी आएगी. इसमें भी इस एनपीवी को एन्युटी फैक्टर से डिवाइड करूँ 3 साल के तो हर साल की एनपीवी आएगी. अब जो दोनों एनपीवी आई है वो हर साल की है तो मैं कंपेयर कर सकता हूँ क्योंकि एक एक साल बेसिस है दोनों में. सो लेट्स कैलकुलेट दैट. मैं अब इसका पॉइंट यहाँ ले रहा हूँ, कंटिन्यू कर रहा हूँ. प्रोजेक्ट पी इज इक्वल टू 5381 डिवाइडेड बाय एन्युटी फैक्टर लेना पड़ेगा. एन्युटी फैक्टर 15% जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल था. और कितने साल का है ये एनपीवी, 6 साल का है. तो 6 साल का एन्युटी फैक्टर 1 2 3 4 5 6 3.7845. वैसे ही जे के अंदर में 3814. और अब सिर्फ 3 साल का एन्युटी फैक्टर क्योंकि ये प्रोजेक्ट 3 ही साल का है. 1 2 3 2.2832. 141.85. 1670.46. Therefore, project J should be selected. That's it. क्यों प्रोजेक्ट जे सिलेक्ट कर रहे हैं, क्योंकि प्रोजेक्ट जे का एनुअल एनपीवी ज़्यादा है. ये जो हमने निकाला ना इसको बोलते हैं एनुअल नेट प्रेजेंट वैल्यू. ये जो था वो था टोटल नेट प्रेजेंट वैल्यू और ये जो था वो था प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी फैक्टर. सो दिस इज हाउ यू सॉल्व दिस एंटायर क्वेश्चन.
पूरा क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। ये क्वेश्चन का आंसर्स आप लिख लो। आपके 1 2 मैं मार्क कर लेता हूँ। चलो, पहला तो आपको ठीक है, यहाँ पे मैं दूसरा मार्क, अच्छा दूसरा भी तो आपको यहीं दिया हुआ है, पहला दूसरा, और तीसरे का और चौथे का आंसर यहीं पे है। यू कैन नोट इट डाउन दीज 4 फिगर्स। नोट डाउन कर लो आंसर्स को। अगर आपको कोई भी डाउट हो इस क्वेश्चन में तो यू कैन फील फ्री टू आस्क मी। बाय बाय।